हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका केमिस्ट्री विथ अमर में स्वागत है। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिनोल के क्लास 2 पर। इसके पहले फिनोल का क्लास 1 हो चुका है, उसमें हम लोगों ने फिनोल के बनाने की सामान्य विधि और कुछ जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, देरी ना करते हुए क्लास 2 स्टार्ट करते हैं। तो बनाने का विधि और रासायनिक गुणधर्म में हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज हम लोग पढ़ते हैं रिएक्शन विद बेंजोइल क्लोराइड। किसके साथ रिएक्शन कराएंगे हम लोग? बेंजोइल क्लोराइड से रिएक्शन कराएं। ठीक है। तो बेंजोइल क्लोराइड क्या होता है पहले ये समझना है। यहाँ पर क्या है? बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, तो बेंजोइल क्लोराइड का मतलब हो गया, तो हम किसका रिएक्शन कराने वाले हैं? फिनोल का। तो यहाँ पर OH लगा देंगे तो ये मेरा हो गया फिनोल। ठीक है, तो फिनोल का हम लोग रिएक्शन कराएंगे बेंजोइल क्लोराइड से। बेंजोइल क्लोराइड कहने का मतलब है कि बेंजीन और ओ आइल क्लोराइड लगने का मतलब होता है CuCl। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? CO और Cl। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं, फिनोल की क्रिया बेंजोइल क्लोराइड से कराते हैं तो क्या हो जाएगा? और ये जो क्रिया कराते हैं हम लोग क्षार की उपस्थिति में। तो क्षार कहने का मतलब है शॉर्टकट में OH एग्जाम में लिखा हुआ हो सकता है, या इसमें हम एल्कली भी ले सकते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में होती है। ठीक है, और हम जानते हैं कि एक चीज, ये क्या है मेरा? ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, और ये नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर और ये माइनस और ये प्लस, तो इस केस में क्या होगा? ये H और ये Cl मिल करके Cl बाहर हो जाएगा और C जाकर के उससे इस ऑक्सीजन से कंबाइन कर लेगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा फाइनली? ये मेरा, आराम से पहले O लिख लेना है। O लिखने के बाद यहाँ से ये CO और, तो आपको बताना है इसका एपिसिनेम क्या होगा। इसका एपिसिनेम की अगर बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये ईस्टर ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है ये? ईस्टर ग्रुप है। ठीक है, ये कौन सा ग्रुप है? ईस्टर। यहाँ क्या है? COOR है। COOR। COR करने का मतलब है कि ये मेरा ईस्टर ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है ये? ईस्टर ग्रुप है। इसलिए इसके लिए OH यूज करते हैं, इसलिए इसका नाम हो जाएगा फिनाइल बेंजोएट। क्या हो जाएगा इसका नाम? फिनाइल और बेंजोएट नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिनाइल बेंजोएट। बेंजोएट, ये हो गया इसका आर्किसिनियम। और इसी अभिक्रिया को हम लोग स्कूटन बमन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। आप लोग को याद रखना है, इस नाम से जानते हैं इसको, स्कूटन बमन रिएक्शन, इस तरह से लिख सकते हैं। इसी अभिक्रिया को स्कूटन बमन बमन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। ये रिएक्शन याद करने वाला रिएक्शन नहीं है, आप लोग आराम से दिमाग में सेट कर सकते हैं। तो ये प्लस माइनस, यहाँ पर ये ऑर्थो पैरामेट्रिक नहीं करेगा। ठीक है, ऑर्थो पैरामेट्रिक करने के लिए और कुछ एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग अब देखते हैं सीधे। अब हम लोग देखते हैं फिनोल का नाइट्रेशन। हम लोग क्या देखेंगे? नाइट्रेशन। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नाइट्रेशन का कंसेप्ट बहुत बार एग्जाम में आता है। नाइट्रेशन हम लोग कराएंगे। क्या कराएंगे? नाइट्रेशन की हिंदी की बात करें तो होता है नाइट्रीकरण। ठीक है, नाइट्रेशन का मतलब हो गया नाइट्रीकरण। क्या हो गया? नाइट्रीकरण। और मैंने बताया है, कहीं भी दो सन लगा हुआ रहे या करण लगा हुआ रहे तो इसका मतलब होता है एडिशन। क्या होता है? एडिशन। तो किसका एडिशन यहाँ पर बोला जा रहा है? नाइट्रीकरण। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब हो गया यहाँ पर हम लोग किसका नाइट्रेशन कराएंगे? NO2 का एडिशन। नाइट्रिक का मतलब NO2 का एडिशन। किसका एडिशन? नाइट्रेशन का मतलब होता है NO2 का एडिशन ही नाइट्रेशन कहलाता है। ठीक है, NO2 का एडिशन ही क्या कहलाता है? नाइट्रेशन कहलाता है। हम लोग किसका नाइट्रेशन कराएंगे? और हम पढ़ चुके हैं कि नाइट्रेशन जब भी कराते हैं तो हम लोग बेसिकली नाइट्रेशन के लिए क्या लेते हैं? HNO3 लेते हैं। क्या लेते हैं? HNO3। नाइट्रेशन के लिए हम लोग HNO3 ही इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हम लोग को दो केस याद रखना है।
कि अगर हम लोग फिनोल का नाइट्रेशन कराते हैं, तो फिनोल का नाइट्रेशन कराने का मतलब है कि इसका ट्रीटमेंट, तो दो कंडीशन है कि जनरली हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि ऑर्थोपैरा में अटैक करता है, क्योंकि रेजोनेंस के चलते ये पोजीशन क्या होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर रेजोनेंस की वजह से ज्यादा होता है। ठीक है। तो अगर इसका हम लोग नाइट्रेशन कराते हैं, और ये HNO3 डाइल्यूट भी हो सकता है, कंसंट्रेटेड, लेकिन अगर हम लोग तनु लेंगे, क्या लेंगे, तनु, ठीक है, जब तनु से कराते हैं तो इस केस में क्या होता है कि हमें और H2SO4 तो लेना ही पड़ता है। ठीक है। तो तनु के केस में क्या होता है कि यहाँ पर ऑर्थो और पैरा, ये दोनों जगह में अटैक करेगा। ठीक है। जब तनु लेंगे तो क्या होगा, ये ऑर्थो और पैरा वाला प्रोडक्ट देगा। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑर्थो पर लेकर के जोड़ देंगे, तो ये तो OH हो ही गया। और ये जब टूटेगा तो किसमें टूटेगा, ये टूटेगा दो पार्ट में, इधर NO2, ये प्लस हो गया। ठीक है। और यहाँ पर OH माइनस हो गया। एकदम अच्छी तरह से रिएक्शन को समझना है। और जैसे ही प्लस माइनस को तोड़ दिए तो उसके बाद क्या करेगा, ये NO2 कहाँ अटैक कर सकता है, एक बार यहाँ अटैक करने का पॉसिबिलिटी है, और एक बार यहाँ अटैक करने का पॉसिबिलिटी। और जैसे ही अटैक करेगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन हिडन है, तो ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। ये हाइड्रोजन क्या करता है, इस OH से रिलेशन बना करके वाटर बना लेता है, और ये वाटर यहाँ पर बाहर हो जाता है। तो एक बार हम लोग अटैक कराएंगे पैरा पोजीशन पर, ठीक है, और एक बार ऑर्थो पोजीशन पर, ठीक है। ऑर्थो का मतलब हो गया, आप लोग गिन के लगाना है, ऑर्थो का मतलब 1 2, 1 और 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को ध्यान समझना है। जब लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट कराया जाता है तो दोनों का हमें मिक्सचर प्राप्त होता है, क्या होता है, दोनों का पीपीटी मिलता है, दोनों हमें मिक्स्ड फॉर्म में रहता है। ठीक है। दोनों किस फॉर्म में रहता है, मिक्स फॉर्म में, मिक्स्ड रहता है दोनों। तो एग्जाम ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, तो जब हम फिनोल का नाइट्रेशन तनु HNO3 के साथ कराते हैं, तो दोनों का हमें 50 मिलता है। दोनों को हम अलग कैसे करेंगे, सेपरेट, हाउ टू सेपरेट। ठीक है। तो इसको अलग करने के लिए, इन दोनों को अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन मेथड का प्रयोग करते हैं। किस मेथड का प्रयोग करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा हम दोनों को अलग करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो O और P नाइट्रोफिनोल, इसका एफिनिशन क्या हो जाएगा, O and P नाइट्रो। इसका नाम अगर लिखने की बात करेंगे, इसका नाम अगर लिखा जाए, इसका नाम क्या हो जाएगा, पी नाइट्रोफिनोल। ठीक है। तो O और P नाइट्रोफिनोल को हम लोग कैसे अलग कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, स्टीम डिस्टिलेशन। अब इसको अलग कैसे करते हैं, मान लीजिए कि दोनों का मिक्सचर हमें मिला है, ठीक है, यहाँ पर दोनों का मिक्सचर है। अब दोनों को हिट करेंगे, और दोनों में जो वोलाटाइल है, मतलब जो वेपोराइज्ड वाष्पशील हो सकता है, वो क्या होगा, धीरे धीरे वाष्प बन के उड़ जाएगा। वाष्प बन के उड़ जाएगा तो उसको एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है, फिर उसको कंडेंस्ड करके एक अलग भेजल में उसको इकट्ठा कर लिया जाता है। ठीक है। यहाँ से हिट किया हम लोग, तो जो वाष्प बन सकता है दोनों में। अब ये समस्या है कि दोनों में कौन वाष्पशील है, वेपोराइज्ड है, आपको याद रखना है। तो आपको याद रखना है कि ये पी वाला जो होता है, ये आपका लेस वोलाटाइल होता है। ये क्या होता है, लेस वोलाटाइल। दैट मीन्स कि ये कम वाष्पशील होता है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे, तो आप लोग क्या करें, नोट कर लें, ये क्या होता है, कम वाष्पशील है। क्या है ये, कम वाष्पशील है। ये क्या है, कम वाष्पशील है। ठीक है। और ये ओ वाला होता है, ये मोर वोलाटाइल होता है। क्या होता है, ये मोर वोलाटाइल है। ये मेरा मोर वोलाटाइल है। ठीक है। ये मेरा मोर वोलाटाइल होता है। तो आपको याद रखना है कि ओ और पी की हम बात करेंगे, तो ओ और पी में दोनों में क्या होता है, ओ और पी में पी वाला जो होता है लेस वोलाटाइल होता है, और ओ वाला मोर वोलाटाइल होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो होता है पी वाला, हम देख रहे हैं, ये पी वाला जो है, ये इंटर मोलिकुलर एच बॉन्ड बनाता है, और ये बनाता है इंट्रा मोलिकुलर। क्या बनाता है, ये इंट्रा, ये इंटर बनाएगा। थोड़ा सा दोनों को हम एक तरफ एक स्लाइड में देख लेते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ये दोनों को हम लोग सेपरेट कैसे करेंगे। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर यहाँ पर NO2 को लगा देते हैं तो ये बनाता है इंट्रामोलिकुलर। क्या बनाता है, ये इंट्रामोलिकुलर। और अगर
ये मेरा ओ लगा दिए, यहाँ पर एच लगा दिए, ठीक है। यहाँ पर एन है और ये मेरा ओ है, ठीक है। तो ये क्या बनाता है मेरा, ये बनाएगा इंटर, ये बनाता है इंटर मोलिकुलर, ये क्या बनाता है, इंटर मोलिकुलर एच बॉन्ड बनाता है। ये बनाएगा इंटर मोलिकुलर एच बॉन्ड, ठीक है। ये बनाएगा इंटर मोलिकुलर, और ये बनाता है इंट्रा, क्या बनाता है ये, इंट्रा मोलिकुलर एच बॉन्ड, ठीक है। तो इंट्रा मोलिकुलर मतलब क्या होता है कि वो अपने ही मोलिकुल्स में यहाँ पर ये अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंट्रा मोलिकुलर, तो अपने ही अणुओं के बीच में अगर बॉन्ड बन जाता है, वो मेरा इंट्रा कहलाता है। क्या कहलाता है, ये इंट्रा। क्योंकि हम जानते हैं कि ये होता है प्लस डेल्टा, तो अगर दूसरा कलर का इस्तेमाल कर लेते हैं ना, ये मेरा प्लस डेल्टा हो जाएगा और ये मेरा माइनस डेल्टा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इसको बोलते हैं अंतर आणविक और इसको बोलते हैं अंतरा आणविक, थोड़ा सा डिफरेंस। ये हो जाएगा अंतर आणविक और ये हो जाएगा अंतराणविक, ठीक है। तो अपने ही अणुओं में हाथ मिला लेना। तो इसलिए क्या होता है कि ये क्या होता है कि थोड़ा परफेक्टली सेट होता है, इसलिए इसको तोड़ना थोड़ा कठिन है। इसको तोड़ना क्या है, थोड़ा कठिन है, तोड़ना थोड़ा कठिन है, तोड़ना क्या है, इसको थोड़ा कठिन है। दैट मीन्स गर्म करेंगे तो ये मोलिकुल्स जो होता है आपस में जकड़ के रखता है, इसलिए इसको तोड़ना क्या है, थोड़ा कठिन है इसकी तुलना में, ओ की तुलना में। तो इसलिए क्या होता है कि इसको वाष्पशील बनाने के लिए, वेपर में बदलने के लिए ज्यादा टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट है और इसको बदलने के लिए कम, इसलिए दोनों का जब हमें क्या होता है मिक्स प्राप्त होता है, तो हीट करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे ये जल्दी वाष्प बन के उड़ जाएगा यहाँ से, और इसको इकट्ठा हम एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। तो इस मेथड को हम लोग स्टीम डिस्टिलेशन मेथड कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, याद रखना है। चलिए फिनोल का हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की ओर चलते हैं। तो फिनोल का सॉरी उसी में अगर हम, और एक इसमें बच गया फिनोल का, अगर नाइट्रेशन में ही अगर हम लोग कॉन्क ले लेंगे तो क्या होगा, ठीक है। अगर कंसंट्रेटेड लेंगे तो क्या, इसके पहले वाला हम लोग ने क्या लिया था, तनु लिया था। तो इस फिनोल की क्रिया अगर HNO3 से कराते हैं हम लोग, और ये कंसंट्रेटेड ले लेंगे, क्या ले लेंगे, तो फिनोल क्या होता है कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉपर्टीज दिखाता है और ये काफी हाईली रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर अदर कंपाउंड, ठीक है। तो कौन का मतलब होता है सांद्र, सांद्र का मतलब क्या होता है कि एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा और पानी कम रहेगा। तो इस केस में देखिए यहाँ पर तो NO2 अटैक करेगा है, ठीक है। तो इतना बड़ा यहाँ पर तो NO2 अटैक करेगा, इसमें कोई शक नहीं। और हम लोग इतना बड़ा गलती तो नहीं कर सकते हैं कि इसको लेकर मेटा पर अटैक कराते हैं। हम जानते हैं कि अनुनाद की वजह से ये पोजीशन नेगेटिव होता है, ये पोजीशन पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव, ठीक है। और ये पॉजिटिव होगा और फिर ये नेगेटिव। एग्जाम में हम ये तो गलती नहीं करके आएंगे कि यहाँ अटैक करा देंगे, इतना बड़ा गलती तो नहीं हो सकता है। ये तो आपको दिमाग में सेट रखना है कि अनुनाद की वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन नेगेटिव होता है। लेकिन याद रखना है कि जब सांद्र लेंगे तो ये यहाँ और यहाँ तो अटैक करेगा, ऐसा नहीं कि एम पर अटैक कर देगा। लेकिन सांद्र की वजह से ये फिनोल के केस में तीनों जगह अटैक करता है और ये बनाता है पिक्रिक एसिड। क्या बनाता है ये, पिक्रिक एसिड का निर्माण होता है। पिक्रिक एसिड का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है मेडिकल सेक्टर में, काफी इस पिक्रिक एसिड का यूज है, बहुत सारे सर्जरी में इसका यूज करते हैं हम लोग। तो ये तीनों जगह अटैक कर देगा NO2, यहाँ पर भी अटैक करेगा और ये आपका यहाँ पर भी अटैक करेगा, और एक बार NO2 को लेकर के यहाँ भी जोड़ लेना, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, और इसी को हम लोग पिक्रिक एसिड के नाम से जानते हैं। किस एसिड के नाम से, पिक्रिक एसिड, ठीक है। इसी को हम लोग पिक्रिक एसिड के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन नाइट्रेशन का बहुत बार पूछता है। अगर हम लोग तनु लेंगे, याद रखना है, अगर तनु लेंगे तो O एंड P टाइप का बनेगा। लेकिन अगर हम लोग सांद्र ले लेंगे तो क्या बनेगा, इसमें पिक्रिक एसिड बनेगा। आपको ये दोनों को दिमाग में सेट रखना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं फिनोल का हम लोग ब्रोमिनेशन कराते हैं। क्या कराते हैं, ब्रोमिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। ब्रोमिनेशन, सॉरी,
और ब्रोमिनेशन, ठीक है। तो ब्रोमीन का एडिशन, तो ब्रोमिनेशन बार बार हम बोल रहे हैं, इसका मतलब ब्रोमिनीकरण। ब्रोमिनेशन का मतलब ब्रोमिनीकरण। आप लोग को ध्यान देना है अब। ये मेरा फिनोल है। अब एग्जाम में ब्रोमिनेशन पर दो क्वेश्चन रहता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या क्या क्वेश्चन रहता है? पहला एग्जाम में ये Br2 आपका लिखा रहेगा, और CH2 के प्रेजेंस में बोलेगा ब्रोमिनेशन कराइए, और एक बार बोलेगा ब्रोमिनेशन कराने वाटर की उपस्थिति। इसी को ब्रोमीन वाटर भी बोला जाता है, ठीक है। ब्रोमीन जल क्या बोलते हैं इसको? ब्रोमीन वाटर या ब्रोमीन जल भी इसको बोला जाता है। एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आएगा कि जब फिनोल की क्रिया ब्रोमीन वाटर से कराते हैं तो क्या होता है, या ब्रोमीन जल से कराएंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान से समझना है। इतना तो गारंटी है कि ये नेगेटिव होता है, हम जानते हैं। ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होगा, और ये नेगेटिव होगा। ये सभी रेजोनेंस की वजह से होता है। तो हम लोग यहाँ तक नहीं करा देंगे, बिहार को इतना याद रखना है। और CH2 क्या होता है कि ये लेस पोलर होता है। क्या होता है ये? लेस पोलर, थोड़ा कम ध्रुवी होता है। और ये क्या होता है कि मोर पोलर होता है। ये तो डेफिनेटली मोर पोलर होगा ही, ज्यादा ध्रुवी होता है, ज्यादा ध्रुवीयता इसमें ज्यादा होता है। तो ये क्या होता है कि थोड़ा कम ध्रुवीय होता है। ये क्या होता है? थोड़ा कम ध्रुवीय है। और ये क्या है? थोड़ा ज्यादा ध्रुव है। थोड़ा सा आपको याद रखना है दोस्त कि Br जो होता है, ये दो भाग में टूटेगा, इतना तो कंफर्म है कि एक Br हो जाएगा प्लस, और एक Br हो जाएगा माइनस। तो ये Br डेफिनेटली यहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक कर सकता है, यहाँ अटैक कर सकता है, और यहाँ। लेकिन जनरली हम जानते हैं कि ऑर्थो पैरा में ही अटैक करता है। तो CH2 के केस में ऑर्थो पैरा में अटैक करेगा, लेकिन ज्यादा ध्रुव वाला कंपाउंड होने की वजह से ये क्या करता है, तीनों जगह अटैक करने के एलिजिबल हो जाता है। इसलिए इस केस में बनेगा O और P टाइप का। क्या बनेगा इसमें? तो Br2 CH2 के प्रेजेंस में तो O और P टाइप का बनेगा। एक बार अटैक करेगा ये यहाँ पर, और एक बार अटैक करेगा ये मेरा यहाँ पर। तो थोड़ा याद रखना है कि वाटर CH2 क्या है, कम ध्रुवी होता है, और वाटर ज्यादा ध्रुवी है। इसलिए इस केस में क्या करेगा, ये तीनों जगह अटैक करने के एलिजिबल हो जाता है। इसलिए ब्रोमीन वाटर केस में 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल बन जाता है। तो O पर भी अटैक कर देगा, और एक बार 4 पर भी, और एक बार यहाँ भी अटैक करेगा। थोड़ा याद रखना है आप लोगों को। तो जब इसका क्रिया हम ब्रोमीन वाटर से कराते हैं इससे, तो ये क्या बनाता है? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल बनाएगा। सॉरी, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल बनाएगा। और इस केस में पी ब्रोमोफिनाइल बनाएगा, और एक ओ ब्रोमोफिनाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों बहुत बार पूछता है एग्जाम, ठीक है। तो हम लोग का केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग यहाँ से खत्म हो जाता है। तो आप लोग को याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग लास्ट एक कोल्विस रिएक्शन को थोड़ा देख लेते हैं। कोल्विस रिएक्शन भी बहुत बार पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो कोल्विस रिएक्शन क्या है, इसको थोड़ा देखते हैं हम लोग, ठीक है। कोल्विस रिएक्शन, तो कोल्विस रिएक्शन में क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग कोल्विस रिएक्शन में इस फिनोल का ट्रीटमेंट कराते हैं। किससे? फिनोल का ट्रीटमेंट हम लोग NaOH से कराते हैं। तो कोल्विस रिएक्शन में सबसे पहले फिनोल की क्रिया किससे कराई जाती है? NaOH से कराई जाती है, ठीक। और जब NaOH से कराएंगे तो हम लोगों को पता है ही, इसमें कोई शक है नहीं। तो क्या बन जाएगा? सोडियम फेनोक्साइड बन जाएगा। और ये रिएक्शन बहुत ईजी है। देखिए दोस्तों, जो जो रिएक्शन समझने वाला है उसको भी अगर याद करेंगे तो हम लोग प्रॉब्लम में फंस जाएंगे एग्जाम में। ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। अब इसका क्या करते हैं हम लोग? फर्दर आगे ट्रीटमेंट कराते हैं। इसका किससे कराते हैं हम लोग? इसको हम लोग CO2 से पास कराते हैं। किससे पास कराएंगे? CO2 से।
और एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, और समथिंग टेम्परेचर ले लेते हैं। ऐसे टेम्परेचर भी रहता है, प्रेशर भी रहता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है प्रेशर का। ऐसे जनरली इसमें 4 से 7 एटीएम का प्रेशर भी लिया जाता है। लेकिन अगर आप एग्जाम में प्रेशर भूल जाते हैं तो टेंशन नहीं, लेकिन डेल्टा एच देने नहीं भूलना है। ठीक है, तो जैसे ही रिएक्शन कराएंगे तो इस केस में क्या बन जाएगा, तो यहाँ मेरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखिए, तुरंत दिमाग लगाना है आपको। यहाँ पर H प्लस लिखा हुआ है, तो H प्लस लिखने का मतलब है, ये H प्लस का मतलब कि एसिड, जैसे कि हम लोग HCl ही ले लेंगे। HCl ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, इस केस में NaCl तो बाहर हो ही जाएगा। तो यहाँ पर तो ये जो है ये फिनोल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब ये CO क्या करता है, CO जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो CO का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये मेरा CO2 का स्ट्रक्चर है। ये CO2 में क्या होगा, एक प्लस हो जाएगा और इधर ये माइनस। तो डेफिनेटली ऑर्थो पैरा में ही अटैक करता है, तो यहाँ पर ये अटैक करेगा। ठीक है, और जैसे अटैक किया तो वहां से H निकला, तो H को फिर ये ऑक्सीजन पकड़ लेता है, तो यहाँ पर ये मेरा सेलिसाइलिक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है, ये मेरा सेलिसाइलिक एसिड बन जाता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं सेलिसाइलिक एसिड। थोड़ा नाम को आपको याद रखना है, क्या बोलते हैं इसको, सेलिसाइलिक एसिड, सेलिसाइलिक अम्ल बोला जाता है। ठीक है, या इसको बोल सकते हैं ओ हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी बोल सकते हैं, या ओ हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, टेंशन नहीं लेना है। तो ये कम से कम इम्पोर्टेंट था। तो और लास्ट हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं एसिडिटी। एसिडिटी से काफी क्वेश्चन रहता है, तो थोड़ा एसिडिटी को हम लोग समझ लेते हैं। एसिडिटी, ठीक है, एसिडिटी का मतलब होता है एसिडिटी। ठीक है, एसिडिटी की अगर हिंदी में बात करें तो इसका मतलब होता है अम्लीयता। क्या होता है इसका मतलब, अम्लीयता। एसिडिटी मतलब हो गया अम्लता। जैसे हम लोग टेस्ट के आधार पर जानते हैं कि जो स्वाद में खट्टा होता है वो मेरा एसिड होता है, लेकिन यहाँ कंसेप्ट क्या होता है कि वैसा कंपाउंड जो जल में घुलकर क्या करता है, जो जल में घुलकर H प्लस आयन त्यागने की क्षमता रखता है, वो अम्ल प्रकृति रहा होता है। ठीक है, तो वैसा कंपाउंड जो जल में घुलकर H प्लस आयन त्यागने की क्षमता रखता है, H प्लस आयन त्यागने की क्षमता रखता है, वो कहलाता है मेरा अम्ल प्रकृति का। त्याग H प्लस जल में घुलकर H प्लस आयन त्यागने की क्षमता ही क्या कहलाती है, एसिडिटी। द कैपेसिटी टू रिलीज H प्लस आयन इज द एसिडिटी। तो ये क्या है, मेरा फिनोल है। ध्यान से आप समझना है, ये फिनोल क्या करता है, जैसे ही इसको हम लोग जल में डालते हैं, किस में डालते हैं, जल में। जैसे ही इस फिनोल को हम लोग जल में डालेंगे तो ये क्या करता है, इसके पास तो एक्स्ट्रा पेयर है। ये एक्स्ट्रा पेयर की वजह से ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर लेता है अपनी ओर, और ये क्या करता है, फिनोक्साइड आयन बनाता है। क्या बनाता है, फिनोक्साइड आयन बनाएगा। क्या बनाएगा, फिनोक्साइड आयन। और इसी टेंडेंसी की वजह से ये अम्ल प्रकृति का होता है। तो एग्जाम में एक विस्तृत क्वेश्चन कभी पूछ सकता है, लेकिन इस पर बेसिकली क्वेश्चन ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आता है, अम्लता की एसिडिटी के बढ़ते या घटते क्रम में अरेंज करें। तो इसी टेंडेंसी की वजह से ये क्या होता है, मेरा अम्ल प्रकृति का होता है। अब ये H प्लस आयन को जितना तेजी से त्यागेगा वो उतना ही प्रबल अम्ल होगा। कैसे, हम लोग एसिडिटी अम्लता पर प्रभाव को देख लेते हैं, एसिडिटी पर इफेक्ट। एसिडिटी पर कैसे इफेक्ट होता है उसको हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। बहुत ही अच्छी तरह समझना है। ये मेरा फिनोल है। ठीक, तो इसको जितना तेजी से त्यागेगा, ठीक है, वो उतना ही प्रबल अम्ल होगा, उतना ही स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो इसका इफेक्ट में दो टाइप्स का आता है। अगर मान लीजिए इसमें हम इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप को जोड़ देते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन का दानी हम जोड़ दे, इलेक्ट्रॉन का दानी, इलेक्ट्रॉन का दानी
मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला को EWR के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रॉन विथ रिलीजिंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन देता है। इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन कौन होता है? एल्काइल ग्रुप। बेसिकली आप लोग याद रखें, एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन का दानी होता है। ठीक है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप भी जोड़ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला। ठीक है। इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप जोड़ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन खींचने वाला को बोला जाता है EWD। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप। और ये क्या क्या होता है? जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, NO2, ये सब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप। इलेक्ट्रॉन को वो पुल करता है। अब ध्यान से समझना है कि जितना जल्दी ये H प्लस आयन को त्यागेगा उतना ही मोर एसिडिक होगा। आप लोग को ध्यान देना है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जब कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इस ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या हो जा रहा है? बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इसको कोई टेंशन नहीं है, बढ़ता जा रहा है तो H प्लस आयन को त्यागेगा, लेकिन आराम से। लेकिन इस कंडीशन में, इलेक्ट्रॉन खींचने की कंडीशन में क्या हो गया? इस ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी घटता जाता है। तो जब घटता जाएगा तो ये अपने पेट भरने के लिए H प्लस आयन को जल्दी धक्का मार के निकालना चाहेगा। ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रॉन खींचने के केस में एसिडिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन खींचने के केस में अम्लता बढ़ती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन देने के केस में एसिडिटी घट जाती है। ठीक है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह होगा तो वो क्या करता है? एसिडिटी को घटा देता है। क्या करता है? अम्लता को ये सॉरी, अम्लता को ये खींचने वाला उल्टा मैंने लिख दिया, समझाया, ये नोटेशन थोड़ा गलती हो गया ना। ये अम्लता को क्या करता है? ये घटा देता है। और इधर अम्लता को सिर्फ नोटेशन को ऊपर चेंज कर देना है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह क्या करता है? एसिडिटी को बढ़ा देता है। तो कैसे बढ़ाता है? सीधी सी बात समझना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचने के कंडीशन में, इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से ऑक्सीजन पर जो आवेश है वो क्या होता है? धीरे धीरे कम होने लगता है। जब ऑक्सीजन पर चार्ज, इस ऑक्सीजन पर आवेश की मात्रा धीरे धीरे कम होगी तो ये ऑक्सीजन क्या करना चाहेगा? ये ऑक्सीजन अपना पेट भरने की कोशिश करना चाहेगा और अपना इलेक्ट्रॉन लेने के लिए हाइड्रोजन को जल्दी तेजी से धक्का मार के बाहर निकाल देता है। ठीक है। तो इस वाले केस में, इस केस में बढ़ता है। तो इस केस में क्या होता है कि H प्लस आयन को जल्दी निकाल देता है। तो H प्लस आयन को क्या करता है? थोड़ा जल्दी त्यागता है। क्या करता है? जल्दी त्यागता है, जल्दी त्यागता है। ठीक है। क्विकली रिलीज करेगा। और इसमें क्या होगा कि रिलीज करेगा आराम से। तो बहुत बार डिफरेंट डिफरेंट सम वे में आंसर लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्प्लेस्ड अवे फ्रॉम द, अवे टू द ऑक्सीजन, टुवार्ड्स द ऑक्सीजन। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की तरफ जाता है इसमें इलेक्ट्रॉन, और इसमें ऑक्सीजन से दूर हटने लगता है। तो ऑक्सीजन से दूर हटेगा तो वो अपना पेट भरने के लिए, अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पूरा करने के लिए क्या करता है? हाइड्रोजन को जल्दी बाहर करता है। तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी अगर बढ़ेगा तो शॉर्टकट में बता सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ता है तो एसिडिटी घटता है, जस्ट उल्टा होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो एसिडिटी घटेगा। ठीक है। इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि ये मेरा हो गया पी नाइट्रोफिनॉल। अब इसी को हम लोग, नॉर्मल हो गया। ठीक है। अब क्या करते हैं? अब इसी में एक, ये मेरा ठीक है, ये हो गया C नंबर। ठीक है। और ये हो गया D नंबर। और चलिए यहाँ पर हम CH3 लगा देते हैं। तो आपको बोलेगा घटते क्रम में अरेंज कीजिए या बढ़ते क्रम में। इस तरह का सवाल अक्सर एग्जाम में पूछता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखना है। ठीक है। तो घटते या बढ़ते क्रम में हम लोग कैसे समझाएंगे? ध्यान से समझते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, समवन पुलिंग इलेक्ट्रॉन। ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो इस ऑक्सीजन में टेंशन बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? टेंशन बढ़ जाएगा। इसका माथा का टेंशन बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका कोई इलेक्ट्रॉन कोई खींच रहा है। इसलिए ये क्या करेगा? इस एच को थोड़ा जल्दी बाहर कर देगा इसकी तुलना में। और यहाँ इलेक्ट्रॉन तो ये दे रहा है, इलेक्ट्रॉन का दानी है। इन दोनों में तुलना करते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ता जा रहा है।
मतलब इसके पैसा का कमी नहीं हो रहा है। तो ये एच प्लस इतना तो गारंटी है कि एच प्लस आयन को ये त्यागेगा है, क्योंकि एसिडिटी की बात हो रही है, लेकिन इस केस में आराम से त्यागेगा इसकी तुलना में। इसलिए एसिडिटी सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड मेरा ए नंबर हो गया, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर बढ़ रहा है, जल्दी त्याग देगा। उसके बाद इन दोनों में बात करेंगे तो इस केस में घट जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो डेंसिटी बढ़ता गया तो एसिडिटी घट जाएगी। इसलिए उसके बाद ए के बाद होगा सी, उसके बाद मेरा बी। ठीक है, तो याद रखना है कि ऐसे एग्जाम में ये हम जानते हैं कि फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं कि ये प्लस आई इफेक्ट को शो करता है और ये माइनस आई इफेक्ट को शो करता है। डायरेक्टली लिख सकते हैं तो ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट, तो माइनस आई इफेक्ट। लेकिन जो बच्चों ने फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ा है तो वो इस तरह से लिख सकते हैं कि N2 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचकर ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन घनत्व को घटा देता है, जिसकी वजह से ये H प्लस आयन को थोड़ा जल्दी त्याग देता है। ठीक। इस पर और एक क्वेश्चन जैसे कि ये बहुत बार पूछता है, अब दोनों में सेम चीज लगा रहेगा, यहाँ भी NO2 लगा दिए और एक ऑर्थो पर लगा दिए। तो इन दोनों में प्रबल अम्ल कौन होगा, वो पी वाला होगा। तो आपको हमेशा याद रखना है पी में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओ की तुलना में ज्यादा होती है, इसलिए पी वाले केस में इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचा जाता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एसिडिटी का कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो एग्जाम में आपको याद रखना है, जिसे क्वेश्चन बहुत बार पूछेगा। ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछता है कि फिनोल के 5% जलीय विलयन को हम लोग कार्बोलिक एसिड कहते हैं, याद रखना है थोड़ा। ठीक है, तो फिनोल के 5%, ठीक है, फिनोल के 5% जलीय विलयन को हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोलिक एसिड बोलते हैं। फिनोल के 5% जलीय विलयन को हम लोग जलीय विलयन को कार्बोलिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोलिक एसिड। ठीक है, ये याद रखना है, कार्बोलिक एसिड। तो 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फिनोल इज कार्बोलिक एसिड। ये क्वेश्चन में भी कभी कभी पूछता है, तो पूछ सकता है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या किया, पूरे फिनोल को खत्म कर दिया है। तो फिनोल का टोटल में बात करें तो हम लोगों ने 2 लेक्चर में ही फिनोल को हमने पूरा खत्म कर दिया। तो आप लोग क्या करें, जा करके क्लासेस को करें। तो पहला लेक्चर और एक दूसरा लेक्चर, 2 लेक्चर में 2 क्लास में आपका पूरा फिनोल खत्म हो गया। तो जो जो इम्पोर्टेंट मेथड हम लोग हमने बताया है उसको ध्यान से देखें। ठीक है, बनाने की विधि की बात करते हैं। कल भी बताए थे कि डॉस प्रोसेस, ठीक है, उसके बाद रेस्टिंग प्रोसेस और एक क्यूमिन प्रोसेस, ये 3 मेथड जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आज एक रिएक्शन बताया हम, कोल्बेज रिएक्शन। ठीक है, ये 3 नेमिंग रिएक्शन, ये 4 वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर भी इस बार के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक ये रेस्टी और ये कोल्बेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एसिडिटी का कंसेप्ट तो एकदम याद रखना ही है। एसिडिटी बताए, एसिडिटी वाला भी बहुत बार एग्जाम से क्वेश्चन काफी से रहता है। तो आप लोग क्लासेस कंटिन्यू करते रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हम लोग मिलते हैं क्लास में। क्लास में हम लोग एल्कोहल स्टार्ट करेंगे, इसलिए आप लोगों को क्लासेस में कंटिन्यू करते रहना है। ठीक है, मिलते हैं next